श्री एस.डी. पांडे जी। तालियां बजती रहे श्री रोहित मालकोटी जी। श्रीमती प्रेमा जी जो कि कौसानी से हमारे बीच में है। श्रीमती प्रेमा जी, विमल भाई कृपया तालियां बजती रहे। थोड़ा उस तरफ। और इस यात्रा के हमारे काफी लंबे सफर के साथी श्री वी.के. बहुगुणा जी, कृपया जोर की तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं अपने सोशल मीडिया के संयोजक श्री विमल रतोड़ी जी से अनुरोध करूंगी वो कृपया उनसे वार्ता करें। धन्यवाद माधुरी मैम, और धन्यवाद आप सभी का जो इस बातचीत का हिस्सा बन रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है यात्रा का हिस्सा बनना। जब ये डॉक्यूमेंट्री शुरू हुई, ये कार्यक्रम की शुरुआत एक डॉक्यूमेंट्री से हुई, उस डॉक्यूमेंट्री की जो शुरुआत हुई और उस दिन मैं वहां उस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा था, उस दिन का हिस्सा था। और ये 2016 की बात है। उस 2016 से मेरी यात्रा नहीं शुरू हुई, उससे 3 साल पहले मेरी यात्रा धात के साथ शुरू हो चुकी थी। और पुनरुत्थान कार्यक्रम आज मतलब उसके बहुत बाद बना। ये कार्यक्रम शैक्षणिक सहयोग, धात शैक्षणिक सहयोग कार्यक्रम की तरह शुरू हुआ था। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर सभी सहयोगी बैठे हैं और मेरी सहयोग की यात्रा कैसे शुरू हुई मैं इस बात से शुरू करता हूँ। 2014 में जब ये केदारनाथ डिजास्टर हो चुका था और मैं एक फेलोशिप का हिस्सा था, और जो मेरी पहला स्टाइपेंड था उससे मैंने कुछ सहयोग, क्योंकि वो स्टाइपेंड बहुत ज्यादा नहीं था, तो उस स्टाइपेंड से कुछ सहयोग मैंने इस कार्यक्रम के तहत तन्मय सर के साथ बात की और उन्हें दिया। तो यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई और आज इतने सालों में उस यात्रा के साथ हम हैं। तो आप सभी इस यात्रा के हिस्सेदार हैं। मैं सबसे पहले एस.डी. पांडे जी से बात करना चाहूंगा कि आपकी ये पुनरुत्थान की यात्रा कैसे शुरू हुई। नमस्कार अतुल जी। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे बहुत पुरानी बात नहीं है। 3 साल पहले 2021 में जब मैं सर्विस से रिटायर हुआ, उसमें मैं राजकोट में था और कोरोना के समय में हमारे एक पहाड़ का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। जब यहाँ पे बड़ी कोरोना की विकट समस्या चल रही थी, खासतौर से पहाड़ों में जहाँ हम सब जानते हैं कि मेडिकल सुविधाओं का कितना अभाव है, तो उस समय कई साथियों ने उस ग्रुप के मिलके, जिसमें यहाँ के लोग थे, कई विदेशों के लोग थे, तो जो नज़दीक में लोग थे देहरादून में और हल्द्वानी वगैरह में, वो लोग तो पर्सनली जब काम कर रहे थे, तो पीछे से कुछ अपील आई कि कुछ मदद कीजिए। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपील किया और फिर उसी में एक कहीं लिंक आया था कि धात का शायद जो फूलदेई का और ये जो हम एक वृक्ष लगाते हैं उसका, उससे हम जुड़े। उसके बाद उनियाल जी का मैसेज देखा, कोना किताबों का चलाते हैं, उससे जुड़े। और बाद में पता चला कि जो पुनरुत्थान कार्यक्रम इस तरह होता है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और हमारी इच्छा थी, लेकिन कोई ऐसा माध्यम नहीं मिलता था कि जिससे हम सहयोग कर सकें। जो NGOs वगैरह में जब हम कुछ मदद देते भी हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि वो कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम सामने देखते हैं कि किस तरह बच्चों को मदद मिल रही है, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं कोई बच्चे। तो एक बार हम कौसानी में और मेरी पत्नी पूर्णिमा जी, तो हम लोग कौसानी गए थे। वहाँ एक आश्रम का रास्ता ढूंढ रहे थे। उसी समय प्रेमा दीदी हमें मिली, तो उनसे हमने पूछा, तो इनके साथ हम चलने लगे, बातचीत करने लगे। तो तब पता चला कि वहाँ पे प्रेमा दीदी कितना कुछ काम कर रही हैं कौसानी और उसके आसपास के गाँव में। तो हम बहुत प्रभावित हुए कि देखिए इतनी बुजुर्ग और इनकी जो कि कैंसर की 3rd स्टेज से उभर कर आई हैं और किस तरह
आसपास के 30-40 गांवों के महिलाओं के लिए, जो कि एकल महिलाएं हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए पिछले पता नहीं कितने सालों से, 15-20 सालों से काम कर रही हैं। तो ये कहने लगी, तुरंत इन्होंने 1-2 महिलाओं का, बच्चों का नाम बताया कि उनके लिए भी आजकल मैं मददगार ढूंढ रही हूँ। तो हमें याद आई धात की, और हमारे यहाँ पर ट्रस्ट है जिसमें उनियाल जी भी हैं, शत्रुद्रा ट्रस्ट, उसमें भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उनकी याद आई, हमने कहा आप बताइए, हम जरूर उनसे संपर्क करेंगे और वो जरूर मदद करेंगे। वो जैसे ऐसे कोई भी होते हैं तो उनकी जरूर मदद करते हैं। फिर उन्होंने हमको नाम दिए एक, फिर हमने संपर्क किया धात से, उनकी मदद जाने लगी। 1 बच्चा 2 बच्चा ऐसे मेरे ख्याल से अभी 6-7 बच्चे वहाँ के हैं जिनकी मदद यहाँ से जा रही है, कुछ की यहाँ से, कुछ की शत्रुद्रा से। तो हमें तो बस थोड़ा इसमें एक अच्छा अपना स्वार्थ है कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि कुछ हो रहा है इस माध्यम से। इस तरह से हम लोग धात से जुड़े। धन्यवाद सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक कड़ी दूसरी कड़ी को जोड़ती है, और इंसानियत में कड़ियां बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम कड़ियां बनते हैं, पुल बनते हैं, तो हम बहुत ज्यादा दूरी तय करते हैं। मैं पांडे जी ने प्रेमा मैम के बारे में बताया, पर मैं प्रेमा मैम के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो इस यात्रा की साथी कैसे बनी, और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, ये यात्रा तो पुनरुत्थान की यात्रा उनकी अब शुरू हो रही है, पर क्योंकि उनकी ये इस तरीके की यात्रा बहुत पहले से चल रही है, क्या चीजें उन्हें मोटिवेट करती हैं ये इस यात्रा में रहने के लिए? नमस्कार आप सबको। आज यहाँ पर मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा, और ये महसूस हुआ कि 1998-97 में मैं जो स्वप्न देखती थी, वो स्वप्न इतने बड़े रूप में मेरे सामने आया है। और 1998 से मैंने व्यक्तिगत रूप से 18 बच्चों की मदद की कोशिश की थी, और उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा था। मेरा ध्यान उन बच्चों की तरफ गया जो विधवा और परित्यक्ता महिलाएं हैं। उनके बच्चे 5 पढ़ते थे, 8 पढ़ते थे और स्कूल छोड़ देते थे। तो ये स्थिति मुझे बहुत अंदर तक हिला देती थी। मैं कहती थी कि शिक्षा के लिए इतने आंदोलन होते हैं, इतनी बातें होती हैं, इतने नारे गाए जाते हैं, पर ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते हैं। और वो बच्चे कहाँ जाते थे? बसों में, छोटी गाड़ियों में, होटलों में। फिर अब हम सब अंदाज लगा सकते हैं कि उनका जीवन क्या बनता होगा। तो ऐसे मैंने एक सर्वे किया वहाँ के गांव में, और विधवा माता और उनके बच्चों के बीच में संवाद किया कि आप स्कूल जाना चाहते हैं? माँ तो कहती थी कि हम स्कूल जाना, बच्चे को भेजना चाहते हैं, पर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो हमने कहा कि इसकी व्यवस्था हो जाए तो आप भेजेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो इस तरह से होटलों से, उन बसों से, उन छोटी गाड़ियों से, उन ढाबाओं से अनेक बच्चों को वापस ला करके शिक्षा से जोड़ा था। उसी के साथ ही फिर बच्चे बढ़ते गए। 18 बच्चों के बाद फिर माताओं ने समझा कि हमारे बच्चों को शिक्षित होना चाहिए, और वो इस शिक्षा की धारा में जुड़ते गए। 1998 से जब इसी तरह से जैसे धात की पद्धति है, वही पद्धति मैंने रखी थी कि हम मित्र आधारित काम करेंगे। हम किसी पर ऐसे डिपेंड नहीं होंगे कि आप हमको बड़ी बड़ी रकमें दे दो और हम उसका यूज करेंगे, ऐसा नहीं। बहुत छोटी रकम में हम एक बच्चे के निर्माण की कल्पना हम चाहते थे। तो ये काम हमने शुरू किया, और वास्तव में ये काम अच्छा है। जब मैंने पिछले साल पांडे जी से, भैया जी से हमने पिछले साल चर्चा की, धात के बारे में सुनी, तो धात की धात मेरे कानों तक पहुंची, और मुझे लगा कि हाँ, ये तो मेरी कल्पना है, और ये आप लोग विस्तृत रूप से कर रहे हैं, पर मैं एक छोटे रूप में करती हूँ। सन 1998 में जो 18 बच्चे थे, वो बढ़ते बढ़ते 100 हुए, 200 हुए, 300 हुए, 500 हुए, 700 तक बच्चे चले गए, और लोगों ने अच्छी मदद की। पर क्या होता है कि जो भावनाशील लोग होते हैं वो निरंतर जुड़े रहते हैं। जो लोग सोचते हैं थोड़े कुछ दिन मदद कर दें फिर छोड़ दें, तो वो फिर बीच में टूट जाते हैं। तो ये क्रम हमारे साथ घटित हुआ, जिससे बच्चे कम हुए, पर हमने अपना हौसला नहीं खोया। हमने कहा एक बच्चा भी होगा तो तब भी हम काम करेंगे, और उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। आज हमारे पास 80 बच्चे जो हैं, जिनको
हम इस तरह की मदद करते हैं तो वो स्कूल जा पाते हैं। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा कि ये बचपन जो है बच्चे का, वो बचपन बने रहना चाहिए, उसमें हमारी भागीदारी बहुत जरूरी है। हम जो समाज में रहते हैं, समाज में काम करते हैं, समाज में जीते हैं, क्योंकि किसी ने हमारे लिए भी किया है, चाहे वो हमारे माता पिता क्यों नहीं हो, उनका भी हमारे लिए है, किया हुआ है। तो हमारा भी, जैसे अभी बच्चे मैं सुन रही थी और मुझे बहुत अंदर से इतना अच्छा लगा कि उनके अंदर ये प्रेरणा और धात ने जगाई कि वो आगे भी बच्चों के लिए करने वाले हैं और आगे भी सोचते हैं कि हम इसी तरह का एक चेन बनाएंगे, हम करें, हमारी बात दूसरा करे, दूसरे के बाद तीसरा करे। ये स्थायी व्यवस्था होती है। अस्थायी व्यवस्था में तो बच्चा बीच में टूट जाता है, स्थायी व्यवस्था में बच्चा निरंतर रहता है। स्थायी व्यवस्था जो मित्र लोग जुड़े हुए हैं, उनकी एक शुभ भावना होती है, दिली इच्छा होती है, और उनका बच्चे से ज्यादा उनके अंदर जज्बा होता है कि ये बच्चा मेरा इस स्थान पर पहुंच जाए, ये बच्चा मेरा इस स्थान पर खड़ा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये चीज हम सब में आ जाए तो हमको और किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत भी नहीं होती है। हम मिल करके इस काम को करें धात के साथ। आज मैं कई बातें तो मैं शेयर करती हूँ पांडे जी से धात के बारे में, पर आज मुझे थोड़ा और सीखने को मिल रहा है कि धात क्या कर रहा है, किन लोगों के बीच कर रहा है, कैसे लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं। ये सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर जो है मुझे आज इस मंच पर मिला है और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस जगह पर आई आज और मैंने इस समय को समझा और देखा। और इस इगास पर्व पर जो बच्चों के अंदर एक दीप जलाने की हम ज्योति हम जानते हैं, हम देख रहे हैं, हम उसको मना रहे हैं, लेकिन अंदर से हम सोच भी रहे हैं कि बच्चे के जीवन में एक ज्योति आ जाए। तो उसके अलावा मैं कौसानी में चारों ओर ऐसी महिलाएं जिनके पास घर नहीं होता है, सरकार की उसमें तो रिजल्ट, उसमें पेपर में तो होता है कि हमने इसको ये आवाज दे दिया, वो आवाज दे दिया, लेकिन वास्तव में जमीन पर नहीं होता है। हमने खुद देखा है, मैं तो गांव गांव जाती हूँ, गांव गांव पदयात्रा करती हूँ, गांव गांव लोगों से मिलती हूँ, बहनों से मैं रोज कहती हूँ कि अपनी बात मुझे बताया करो ताकि उनको मैं कुछ भरोसा दे सकूं। शुरू में बहनें बोलती नहीं थी और बैठ करके रोती रहती थी, उनको मैंने हिम्मत उनके अंदर जगाई और मैंने किसी भी ऑफिस में, जैसे उनकी पेंशन के लिए, उनके बच्चे की कोई कागज के लिए जाना होता था, मैं उनको रास्ता बता देती थी और कहती थी आपको जाना तो खुद ही पड़ेगा। तो जाती थी। एक बहन का मैं किस्सा आपको सुनाऊं, उसको शिक्षा विभाग में जाना था, तो मैंने कहा आप जाइए और ये ऐसे ऐसे जा करके इस काम को करा लाइए। तो बोली दीदी मैं कैसे जाऊंगी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मैंने क्यों डर लग रहा है, वो हमारी तरह है, हमारे लिए काम करते हैं, जाओ। तो वो गई और बड़ी मुश्किल से अंदर जाकर के उसने काम कराया। कह रही है मैं उसके बाद तीर की तरह भागी। मैंने कहा क्यों भागी? मैंने कहा मुझे इतनी डर लग गई, मैं कांपने लग गई। मैंने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए अपनी बात कहने की। इन बहनों के मैंने 4 रैलियां निकाली, देहरादून तक भी उनको लाई, सचिवालय में भी उनको ले गई ताकि इनकी हिम्मत बढ़े। आज वो बहनें अपनी बेधड़क अपनी बातें कहती हैं और अपनी समस्याओं को कहती हैं और इसका क्या हल होगा बोलती हैं। हमारे पास ये समस्या है, हम कहाँ जाएं? तो ये जो है उनके अंदर धीरे धीरे जागृति आ रही है। तो इस तरह के काम हम करते हैं यहाँ पर। इसके अतिरिक्त हम जो बिल्कुल निराश्रित बच्चे हैं उनके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। SOS भीमताल, SOS दिल्ली, इन जगहों में बच्चों को भेजा। पहले मैं जाकर के देख के आई और उसके बाद फिर मैंने तय किया कि उनको भेजा जाए, क्योंकि गांव में जो बच्चा जिसके माता पिता नहीं होते हैं, रिश्तेदार उनको ले जाते हैं, फिर उनका शोषण होता है। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। पर हम जो सामाजिक काम करते हैं, उस सामाजिक काम करने वालों को तलवार की धार के में चलने के बराबर हमारी स्थिति होती है। कई लोगों ने तो मुझे इतनी गालियां दी। मैंने कहा बच्चे का भला हो रहा है, ये गालियां मुझे कोई भी परेशान नहीं करेंगे, आपका आशीर्वाद है। तो ऐसे ही हम लोगों के बीच में सामंजस्य बिठा करके काम को करने की सोचते हैं ताकि बच्चों का भला है। मेरी जो मूल भावना है वो बच्चों पर टिकी रहती है, उसके बाद उनकी माताओं पर। हमारी जो माताएं हैं, अभी एक माता हमारी यहीं पर आई हैं जिनके पास साधन नहीं थे, मकान नहीं था, उनको प्राइमरी स्कूल में रहना पड़ा, उनको इतनी दिक्कतों का
सामना करना पड़ा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर पीछे हम खड़े रहे और हमने उनको संभाला और आज वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। धात उनके बच्चे को मदद कर रहा है। तो ये कहाँ से आया? हमने एक दूसरे से संवाद किया, हमारे अंदर जो बात थी, हमारे अंदर जो जज्बा था, हमने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया। तो अच्छे लोगों की कमी नहीं है इस समाज में, लेकिन उनको थोड़ा रास्ता बताना पड़ता है, उनको बात बतानी पड़ती है, तो सब लोग उससे जुड़ते हैं। इस तरह से हम बच्चे और बहनों के बीच में काम करते हैं, उनके शिविर आयोजित करते हैं। शिविर में भी हम इसी तरह की छोटी छोटी बातें बताते हैं, बड़ी बातें तो मैं कभी भी नहीं बताती हूँ। डोनेशन भी जो देते हैं बच्चों के लिए, मैं कहती हूँ बड़ा डोनेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, छोटा डोनेशन चाहिए। और जहाँ भी कार्यालयों में जाती हूँ, कोई घूस की समस्या होती है, कोई उसकी होती है, तो उसके लिए तो मैं अड़ जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अब भले कितने दिन लग जाएं, मैं आऊंगी, मेरे आने जाने में भले खर्च हो, पर मैं एक पैसा आपको नहीं दूंगी। ऐसे मैं काम करा देती हूँ उनका, बहनों का। तो बहनें भी जुड़ी रहती हैं हमारे साथ। तो इस तरह से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कहने के लिए मेरे पास तो अपार अनुभव है, फिर कभी आपके साथ बांटूंगी, और आज इतना ही। थैंक यू प्रेमा मैम। आपने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली, और जो हमारे जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा था उस टाइम भी ये सोची गई थी। आपने कहा था कि जब किसी भी परिवार में बच्चे के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसे उसके रिश्तेदार ले जाते हैं और शोषण होता है। ये बात जिस टाइम पुनरुत्थान कार्यक्रम शुरू हो रहा था उस टाइम भी सोचा था, कि इसीलिए हम ये नहीं बोलते कि हम अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं। उस टाइम भी ये भावना बहुत होती है, और भावना और यात्रा दो अलग अलग बातें हैं। लोग भावनात्मक होते हुए बहुत सारी बातें करते हैं, पर जब उसकी रियलिटी सामने आती है तो वो बहुत अलग होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने शुरुआत भी की थी, तो इसे एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम के, आप अपने घर पे रहिए, हम वहीं पे आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फैमिली को सपोर्ट करेंगे। हम बच्चे को अडॉप्ट नहीं करवाएंगे, ना ही किसी दूसरे घर पे भेजेंगे। ये कार्यक्रम हमने उस टाइम इस बात पे चर्चा हुई थी। मैं रोहित ओके। जैसे अडॉप्ट की बात पैसा बोल रहे हैं, तो कई बार जब बहनों से मैं बात करती हूँ तो वो क्या बोलती हैं, हमारे बच्चे को कहीं भेज दीजिए, छोटा बच्चा, उसको कहीं शिक्षण संस्थान में भेज दीजिए। ऐसा, मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारी है, पिता उसके नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को देखना, बच्चे को संस्कारवान बनाना, कल को बच्चे को अपने साथ जोड़ना। कल को बच्चा आपका कुछ बन जाता है, अलग संस्थान में जाकर के आपको नहीं पूछता है, उस समय आप रोएंगे, फिर तब क्या होगा? इसलिए बच्चे का ध्यान शुरू से आपने देना है। ये बात मैं हमेशा माताओं को समझाती हूँ। धन्यवाद। तो मैं रोहित मलाकोटी जी से पूछूंगा कि आप इस यात्रा में कैसे जुड़े और किस बात ने आपको मोटिवेट किया? पहले तो धात का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धात से जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है यहाँ पे, और मैं वर्तमान में तो यूपीसीएल में कार्यरत हूँ। और धात से तो मैं ऐसे जुड़ा कि राकेश पांत्री भाई हैं, जहाँ पे केंद्रीय कार्यालय अपने धात का, ऑफिस के काम से मैं उनकी प्रिंटिंग प्रेस में आया हुआ था। वहाँ पे मैंने धात के पैम्फलेट देखे, धात का डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे थे। मैंने पांत्री भाई से पूछा, मैंने पांत्री भाई ये क्या है? कहते यार ऐसी ऐसी संस्था है, हम धात से। फिर उसमें उन्होंने धात के बारे में सब कुछ बताया। उस समय मुझे शायद गणेश उनियाल जी भी वहाँ पे बैठे हुए थे ऑफिस में काम करते हुए। फिर उनसे परिचय हुआ, फिर मैं धात से बस उसी टाइम से जुड़ गया हूँ। और अभी भी दो बच्चों के लिए डोनेशन देता हूँ। तो भगवान का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे उसके लिए बनाया है कि मैं अभी 2 बच्चों का करता हूँ। और उसके बाद क्या था कि हमारे ऑफिस में एक बार ऐसे ही कुछ कार्यक्रम था 15 अगस्त का, तो उसमें बोला गया कि किसी ऐसी सामाजिक शख्सियत को लेके आइए जो कुछ करा हो जिसने समाज के लिए। तो बाई चांस उस कमेटी में मैं भी जुड़ा था। मैंने बोला जी मैं धात के लोगों को जानता हूँ, उनके पास समय है, वो शायद आके कर लेंगे। तो फिर मैंने उनियाल जी से संपर्क करा। उनियाल जी ने बोला तन्मय से बात करिए। तो मंगई भाई से बात हुई हमारी, अब वो आए। वहाँ पे उन्होंने जब भाषण दिया उसके बाद बहुत सारे लोगों को पता लगा कि धात नाम की बहुत संस्था है। कुछ लोग थे बट पता नहीं था कि ऐसा कार्य भी करती है धात संस्था।
धीरे उसके बाद कुछ उन्होंने बोला कि ये रोहित मालकोटी भी है, ये भी हमारी संस्था से जुड़े हैं, पुनरुत्थान संस्था से कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। उसके बाद कई लोग मेरे से लंच टाइम में मिलने आए कि भाई ये है क्या। तो उसके बाद 3 लोग और जुड़ गए हमारे साथ धात के उसमें कार्यक्रम में। तो एक पंत जी हैं, एक कैलाश जी हैं, एक मनोज रावत जी हैं। उसके साथ साथ उनकी भी डोनेशन रेगुलर, उन्होंने भी एक बच्चे के लिए डोनेट कर रहे हैं लगातार। बाकी तो और कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए। थैंक यू। इम्पोर्टेंट यही है कि ओके ठीक है, मैं जुड़ा और क्या मैं अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाया, जो और बहुत बार वो बात मैं डायरेक्ट ना पहुंचा पा रहा हूँ, पर मैं ऐसे लोगों से जोड़ दूं जो शायद उस बात को और अच्छे से कहें। आपने उसी का उदाहरण दिया। मैं वीके बहुगुणा जी से पूछूंगा कि उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई और क्या मोटिवेट करता है उन्हें। आप सभी को नमस्कार और इलास पर्व की बहुत बहुत बधाई। मैं वीके बहुगुणा यूको बैंक से रिटायर्ड अधिकारी हूँ और लायंस इंटरनेशनल एक सेवा संस्था है, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो 2013 जून में जब केदारनाथ में आपदा आई तो कई लोग केदारनाथ में या उस घाटी में सेवा कार्य करने पर लगे हुए थे। तो हमारे कुछ साथियों के मन में आया कि हम भी कुछ करें। तो हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए और सामान इकट्ठा किया। तो पाया कि चाहे श्रीनगर हो, गोपेश्वर हो या गोचर हो, रुद्रप्रयाग हो, जो संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो सामान सड़क पे छोड़ के चली जाती थी और उसका दुर्गति भी देखी गई। तो हमने विचार किया कि हम खुद जाके बांटेंगे और वो पता किया कि किस गांव में अभी तक ये सहायता राशि, सहायता सामग्री नहीं पहुंची है। तो गोचर के सामने 2 गांव में सारी और नागडांडा। हम मार्च 2014 में लगभग 1,20,000 का सामान लेके वहां पे गए। व्यक्तिगत 35 परिवारों को हमने वहां पे सामान वितरित किया। तो हमारे एक साथी हैं BS बिस्ट, तो उन्होंने बताया कि आप एक सेवा कार्य करते रहते हैं, ऐसी एक सेवा संस्था है धात। तो उनका कार्यक्रम दिवाली के आसपास शायद 2014 की बात है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हाउस में होने जा रहा है कि आप वहाँ पे जाके मिलिए और आगे इसमें उनके सहयोग, उनके साथ सामंजस्य बैठाइए। तो वहाँ पहली बार जब मैं गया तो हर्षमणि व्यास जी से और नवानी जी से उस दिन वहाँ पे मुलाकात हुई। इन दोनों को तो पता भी नहीं होगा कि मैं उस पहली बार उनसे मिला और बहुत प्रभावित हुआ मैं। तो मेरे मन में भी इच्छा आई कि मैं धात संस्था के माध्यम से कुछ कार्य केदार घाटी आपदाग्रस्त परिवारों के लिए कर सकूं। और 2015 में जब गुप्त काशी में ये कार्यक्रम हुआ धात संस्था के द्वारा, तो मैं वहां पे गया और 2015 से लेकर के जब तक ये कोविड नहीं हुई थी, धात संस्था ने जब गुप्त काशी या सारी में अपने कार्यक्रम किए तो मैं अवश्य गया। तो 2015 में जब गुप्त काशी के स्कूल में कार्यक्रम हो रहा था, रात को भी कार्यक्रम हो रहा था, तो मैंने बात करी नवानी जी से, व्यास जी से कि 2 बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं भी उठाना चाहता हूँ। बच्चियां जिनके की जो पिताजी हैं वो केदार घाटी आपदा में वो उनका दुखद अंत हो गया हो। तो ऐसे 2 बच्चियों को, एक का नाम दिव्या त्रिवेदी है और एक का नाम दिव्या पुरोहित है, दोनों ही दिव्या है। वो बच्चियों को मैंने संकल्प लिया कि इनको, पहली में पढ़ती थी उस समय, इनको छोटी छोटी थी, और 12वीं तक का मैं शिक्षा का खर्च इनका उठाऊंगा। तो उसके बाद में दिव्या त्रिवेदी तो वहां पे मुझे मिल गई, उसको तो वहीं पे मैंने जो भी चेक वगैरह देना था दिया। दिव्या पुरोहित से मुलाकात नहीं हो पाई। तो जब 2016 में 3 दिन का कार्यक्रम सारी में हुआ, जो अभी आपने शॉर्ट फिल्म इसमें देखी, तो मैं अभी उसमें 3 दिन के लिए वहां पे था। तो जब मैं वहां पे पहुंचा, लगभग पहुंचने में हमें देर हो गई, 4 बज गए। तो दिव्या पुरोहित की माँ, दिव्या पुरोहित छोटी सी बच्ची, वो 2 में तक आ गई थी, कहीं दूर गांव में जाना था उनको वापस, तो वो मेरा इंतजार कर रही थी। 4 बज गए थे, अंधेरा होने वाला था, 4 साढ़े 4 बजे। जब मैं वहां पहुंचा तो वो मुझसे मिली और हाथ जोड़ के खड़ी हुई, क्या मेरी बच्ची को पढ़ा। मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण था और तब मुझे लगा कि शायद मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इन बच्चों को आगे पढ़ाने पे योगदान देता रहूंगा। और इस तरह से मेरी ये धात के साथ यात्रा शुरू हुई। साथ ही
अबे कभी हम कार्यक्रम करते हैं यहाँ पे लायंस इंटरनेशनल का, तो एक बार हमने उन दोनों बच्चियों को पेरेंट्स साथ यहाँ पे बुलाया भी और वहाँ पे योगदान बाय हैंड दिया। नहीं तो विजय जुयाल जी के माध्यम से वहाँ पे हम अपना योगदान पहुँचाते रहते हैं। और धात संस्था के द्वारा माध्यम से और विशेष रूप से विजय जुयाल जी के माध्यम से पहाड़ में हर वर्ष ये गरीब बच्चों की शादियां करवाते रहते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि एक शादी में मैं भी योगदान करूंगा। होना ही चाहिए कि एक तो बच्ची पहाड़ की हो और दूसरा दुर्भाग्य से उसके सिर पे माता पिता का साया ना हो या कम से कम पिता ना हो उसके, तो ऐसी बच्चियों को हम योगदान करेंगे। और हर वर्ष शादी में योगदान मैं करता रहता हूँ और एक दो शादियों में विजय जुयाल जी के साथ वहाँ पे गया भी हूँ। और इस तरह से मेरी धात के साथ मैं अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। और संयोग से आज मुझे बताया गया कि जो 2 बच्चियां जिनको योगदान मिला वो 10वीं में पहुंच गई है। 12वीं में होता तो शायद दिव्या त्रिवेदी की माताजी या दिव्या त्रिवेदी श्रीमती रजनी देवी यहाँ पे अगर आए हुए हो तो उनका योगदान का चेक मैं यहाँ पे लाया हूँ। मैं यही इसी आपके माध्यम से उनको देना चाहता हूँ। और नहीं आए हो तो मैं विजय जुयाल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आकर के मुझसे ये चेक। दिव्या पुरोहित की माताजी हैं श्रीमती रजनी पुरोहित, वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनको आप चेक प्रदान करना चाहते हैं, जिनको आप सहयोग करते हैं। विजय जुयाल जी से सादर अनुरोध है कृपया मंच पर आए, जो कि इस पूरे कार्यक्रम सबसे पहले जो हमारे सबसे युवा सिपाही हैं और जिन्होंने ये कार्यक्रम सबसे पहले केदारनाथ घाटी में जाकर इन बच्चों को भारत के इस शैक्षणिक सहयोग के साथ जोड़ा। धन्यवाद सर आपको। आखिर में ओके, विजय जुयाल जी का मेंशन हुआ ही है, तो विजय जुयाल जी से मेरी मुलाकात 2013 या 14 के आसपास हुई जब मैं धार में जुड़ा। और जब मैं पहली बार सारी गांव गया था और मुझे दिखा था कि बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे और विजय जुयाल जी वहां पहले से थे, तो एक भावना थी कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। और उस टाइम मेरी उम्र भी छोटी थी। उस भावना की मेन वजह ये कि उस टाइम मेरी उम्र बहुत छोटी थी। पर आज जब मैं खुद पहाड़ों में काम कर रहा हूँ और पहाड़ों में काम करने जाता हूँ और तब जब मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, उस टाइम को याद करता हूँ कि विजय जुयाल जी ने क्या किया था, तो मेरे लिए उनके प्रति सम्मान बढ़ जाता है। तो एक बात तालियां विजय जुयाल जी के लिए। सच में वो पहाड़ों के एक सच्चे प्रतिनिधि है, जो पहाड़ों में पहाड़ के गांधी सर कह रहे हैं, जो वहां पे काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस बातचीत को लास्ट में कंक्लूड करूंगा एक शब्द, एक लाइन से, कि आप जनता से क्या कहना चाहेंगे जिससे वो इस तरीके के कार्यक्रम से जुड़ पाए और क्या उन्हें किस तरीके से आप उन्हें मोटिवेट कर पाए। ये सवाल कॉमन रहेगा सभी के लिए। मैं अपने पिछले 40-50 साल से हम लोग उत्तराखंड से बाहर हैं। अलग अलग स्टेट्स में हम रहे, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बहुत जगह रहे। तो मुझे एक चीज़ हम लोगों को वहाँ पे ये थोड़ा हमको खराब लगता है। अभी सुबह हम बात कर रहे थे घर पे कि जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उस स्टेट के लोगों में आपस में बाइंडिंग बढ़ रहा है। हम गुजरात में जाते हैं, वहाँ एक गुजराती भाषा है, उनका अपना कल्चर है। वो चाहे अमेरिका जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं या कनाडा में रहते हैं, वहाँ भी अपना कल्चर को बना के रखते हैं। पर जब हम रिटायरमेंट के बाद हम राजकोट से रिटायर हुए, बड़ौदा में 2 साल रहे। एक बार अचानक हमको लगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने घर क्यों नहीं जाते। तो हमने वहाँ मकान छोड़ दिया और यहाँ आ गए थे। पिछले कुछ दिनों से बड़े कभी कभी दुखी भी हो रहे हैं कि इतनी अच्छी सुविधा
वाली जगह छोड़ के हम यहाँ आ गए। हल्द्वानी में काफ़ी परेशानी होती है। तो एक कहीं 3-4 कारणों में से एक कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये भी था कि पहाड़ में कुछ करना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा असहाय सा लग रहा है हमको कि लोग बहुत कोशिश की वहाँ पे। हमने एक ये था कि धाद यहाँ पे इतना अच्छा काम करती है, क्यों ना इसका एक ब्रांच जैसा उधर बनाया जाए हल्द्वानी में, और वहाँ से कुमाऊं की तरफ भी कुछ काम करें। तो फिर शत्रुद्रा ट्रस्ट से जुड़े, जिसमें उनियाल जी भी हैं, बाकी लोग हैं। तो जब देखता हूँ देहरादून और हल्द्वानी, इधर ना तो कोई आदमी अपनी भाषा बोलते हुए दिखता है, और जो तीज त्योहार तो हम देख ही रहे हैं। अब कभी केवल स्टेज की बात रह गई, स्टेजों में होता है। तो इसको हम लोगों को वापस लाना चाहिए, अपनी भाषा और अपने इसको करना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि हम लोगों की पीढ़ी अंतिम होगी जो कभी गढ़वाली, कुमाऊनी या जौनसारी भाषाएं बोलेगी। अब गांव के लोगों से भी बात करता हूं मैं, जब पहाड़ी में, कुमाऊनी में, तो हिंदी में ही जवाब देते हैं गांव के लोगों तक। तो ऐसा क्यों हो गया है पता नहीं है। तो अपनी भाषा को रखना चाहिए, आपस में जुड़ना चाहिए। और पलायन की समस्या जो है, मैं धाद से भी मैं चाहूँगा कि धाद उस विषय में भी हम लोग काम करें, क्योंकि अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो हम किसकी मदद करेंगे, किसके लिए करेंगे। यहाँ आकर के तो सब प्लेन्स में आके सब अपने पैरों पे खड़े हो ही जाते हैं। जरूरत तो पहाड़ में होती है, और वहाँ पे अगर नहीं रहे, वहाँ पे लोग नहीं रहे तो किसकी मदद करेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों में अपने कल्चर को, अपनी स्टेट को बनाए रखने के लिए हम लोग काम करें। और दूसरा, डिफरेंसेस को भुला के रखें। चाहे वो ये जो कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जौनसारी, ये हमारी विविधता है संस्कृति, लेकिन कुल मिला के हम एक हों समझना चाहिए, उत्तराखंड, उस हिसाब से काम करना चाहिए। यही मेरे लोगों से अपील है। अरे पांडे जी ने तो सभी बातें कह दी हैं कि अपनी संस्कृति को बताने के लिए। मैं एक दिन दिल्ली में थी, कोई पहाड़ के बुजुर्ग व्यक्ति थे। मैंने पहाड़ी में कहा बुबू को गाँव का था, तो वो ऐसे भागे क्या बताएं। मैंने सोचा मैंने क्या कह दिया इतना बड़ा जो ये भाग गए। इसकी मूल बात यह है इसके पीछे कि लोग अपनी संस्कृति से जुड़ना नहीं चाहते। तो ये अपनी संस्कृति से जोड़ने की बात है कि हम अपने घर में अपने बच्चों से अपनी भाषा में बात करें, अपनी कुमाऊनी में करें, गढ़वाली में करें। वो गीत भी उनको वही सिखाएं और उनको बोलने का तरीका भी वही सिखाएं। तो ये थोड़ा थोड़ा उनमें बदलाव आ सकता है। दूसरी बात है कि धाद इतनी सारी बातें कर रहा है। गढ़वाल में तो चलो आपदा आई तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज जब मैं देख रही थी तो उसमें मुझे लगा कि उन्होंने, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना काम इन्होंने किया होगा, पर किया है इन्होंने काम। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि कुमाऊं की तरफ भी हो, लोगों के अंदर धाद क्या है ये भी पता होना चाहिए, और धाद क्या क्या काम करता है ये भी पता होना चाहिए, तब लोग जुड़ेंगे इससे। धन्यवाद। आपन बिल्कुल ठीक बोली। सबसे पहले हम अपनी भाषा से, अपनी पहाड़ियत पर गर्व होना चाहिए। हम झिझका ना किया करम गढ़वाल छाया, कुमाऊं छाया की अपनी भाषा में बात न करें। ये अक्सर देखने में आता है कि हम लोग जो सन झिझका छा कि अपनी भाषा में बात नहीं करें। अपना पहाड़ से प्रेम रखना और अपना घर आने जाना, जब भी आप पहुंचे, जब भी आप ये आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। अगर मैं अपना गांव का बारे में खिलसू ब्लॉक में अगर पहुंचे, केवल 7-8 मकान या 8-9 मकान था, बिल्कुल एक टाइम सन 2001 में शहर खाली हो गया। तो हम लोगों जो 8-9 परिवार छन, तो आपस में अब सड़क 1 किलोमीटर पैदल तो कोई जान नहीं छो, बेटी बुआरी नहीं जान नहीं कम से कम आजकल जो देश में आरोन लगी। तो हम सरकार में लिखी कहीं ना सड़क नहीं बनी, किले कोई नहीं सड़क किला बना सरकार। हम लोगों खुद पैसा इकट्ठा खरीदते हैं, तब वो सड़क बने तो लोग आने जान लगे। फिर 3 साल पहले हमने एक मंदिर, जो हमारी कुल देवी थी भुवनेश्वरी, वहां को मंदिर बनाए तो लोग और आने जाने लग गए। अब जो मकान टूट गए था, पिछले 3 साल के अंदर 6 मकान हम लोगों से मोटिवेट करी कि अपना मकान बनावा और अपना घर आना जाना रहा। अब काफी मैं भी साल में कम से कम 3 या 4 बार पहुंच जाता हूँ। अभी 15 तारीख फिर जाना। तो हम
मतलब धात से अपेक्षा है कि हम कई मीटिंग में हमें सुन रहा हो भाषण देना लोग बड़ा बड़ा लेकिन हम घर नहीं जाना घर में देखो कि भैया तो खूब बोल जाए लेकिन मंच पर भी खूब बोल जाए लेकिन अपना गाँव नहीं जाना लोग और गाँव का वास्ता कुछ नहीं कर देना। तो धात संस्था से अपेक्षा थी कि इन लोगों से थोड़ा मोटिवेट करो कि भाई सबसे पहले आप अपना जमीन से जुड़ा कहा छाना आप और अपने भाषा में बोला बात करा हम जब अपना भाषा में बात करना हमने बच्चों को सिखा तब भी हमारी वरना हमारी पीढ़ी के बाद हमने जो बच्चा लोग तो कोई गड़बड़ या कुमाऊं नहीं जाना जो भैर चल गया तो हम तय भाषा या भी अपेक्षा थी कि ये फील्ड में भी थोड़ा काम करो लोग होते हैं मोटिवेट करो। धन्यवाद। मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि दांत से जुड़िए और जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा उसको अच्छा लगेगा दांत से जुड़कर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसे ये बातचीत हुई और ये पूरी यात्रा इतने सालों की यात्रा और हर एक इंडिविजुअल की यात्रा जो हमने बच्चों की कहानियां भी सुनी, इस ग्रुप से भी सुना और इससे पहले वाले ग्रुप से भी सुना, हर किसी के संवेदनशील बनने की कहानी है। इस प्रोसेस में जुड़िए, इस तरीके से जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। हेलो हेलो, आप सभी का धन्यवाद। और इसके बाद अभी बात हुई अपनी भाषा से जोड़ने की, अपनी अगली पीढ़ियों को अपनी भाषा से जोड़ने की, अपनी समृद्ध संस्कृति को उन तक पहुंचाने की। तो मैं एक बार पुनः यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ शांति दिंजोला जी और उनकी टीम को एक उत्तराखंड की जो समृद्ध विरासत है उसको दर्शाती इस प्रस्तुति के लिए कृपया शीघ्रता से मंच पर आए शांति जी और उनकी टीम। और आप सभी का इस बीच जब तक ये टीम आती है हार्दिक आभार कि आप इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके अभिभावकों से मिलने जुलने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ ही आप सबके साथ साथ मैं अपनी कोटद्वार की टीम का भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी जो कि कोटद्वार से यहाँ पर विशेष रूप से हर वर्ष इन बच्चों से मिलने के लिए बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर आते हैं। इस टीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुंदर सी लोकगीत हम आप लोगों को सुनाने छूँ। मैम और हेलो हेलो
एक और सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टीम को। और इसके बाद मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ उनके संबोधन के लिए श्री संदीप बिष्ट जी को, जो कि बहुत दूर लंदन से हमारे बीच में यहाँ पर हैं, और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनको सुनना चाहते हैं। श्री संदीप बिष्ट जी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम संदीप बिष्ट है और आज यहाँ के बहुत प्रसन्नता हुई मुझे। मैं यहाँ आया था और कोइंसिडेंस है कि आज इगास भी है और सकलानी भैजी को, दीपू भैजी को मैंने बोला कि माइक उठाना है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो आज इगास भी था और इस बहाने हम यहाँ भी आ गए और आप सबसे मिले। मेरा इस बार देहरादून आने का मेन जो कारण था वो ये था कि अभी हमने जुलाई में एक छोटा सा कार्यक्रम करा था लंदन में। नेगी जी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया था। तो
वहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं तो बस एक जरिया बना, माँ भगवती ने कराया। तो वहाँ से हम थोड़े और उत्साहित हुए और हमने अब प्लान करा कि अब आने वाले समय में उत्तराखंड के और ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं उनको पहचाने, जाने और उनको वहाँ बुला के सम्मानित करें ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और आज देखिए कोइंसिडेंटली यहाँ पे इतने सारे लोग मिले, इतनी बातें सुनने को मिली और काफ़ी कुछ जो यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे आप सबकी उम्मीद से और दुआओं से और आशीर्वाद से जुलाई में हम अगले साल एक और प्रोग्राम कर रहे हैं, उत्तराखंड अचीवर्स अवार्ड, और वहाँ पे हम ऐसी प्रतिभाओं को, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सांस्कृतिक, सामाजिक या कला मंच में कुछ कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए और जिनके प्रयासों से डायरेक्ट बेनिफिट उत्तराखंड में मिल रहा है। आज जैसे भी वो जोशी जी के बारे में आपने बताया कि उनका इंस्टीट्यूट है और वो काफ़ी बच्चों को वो कर रहे हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, कईयों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, या आप और भी बड़े सारे लोग जैसे आप लोग पढ़ाई स्पॉन्सर्स करते हैं। मेरी भी एक छोटी सी एनजीओ है जो हम 5 कजन्स मिलकर चलाते हैं। हमने कभी किसी से लिया नहीं क्योंकि हम अपने गांव या आसपास के गांव के बच्चों को 1 साल के लिए स्पॉन्सर करते हैं। तो आई कैन रिलेट जो आप लोग कर रहे हो, बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हो, जिसकी बहुत कमिटमेंट चाहिए होती है। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए मुझे ताकि हम इस काम को आगे बढ़ाएं और आने वाले समय में और ऐसे लोग जो अननोन हीरोज हैं उनको हम इंटरनेशनल मंच पे लाएं और उससे उत्तराखंड का सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद संदीप बिष्ट जी। और ऐसे ही हर कार्यक्रम में कुछ साथी हमारे साथ अगर जुड़ते रहे तो निश्चित रूप से ये यात्रा हमारी बहुत सफल यात्रा होगी और हमें भी अच्छा लगेगा। अब इससे पहले कि हमारा अध्यक्षीय संबोधन हो, उससे पूर्व मैं इस पुनरुत्थान यात्रा के साथियों के साथ एक ग्रुप फोटो के लिए सभी साथियों को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। मैं एक एक करके नाम लेती रहूंगी, आप लोग कृपया मंच पर आते रहें। सर्वप्रथम श्री अनिल रावत, नीलिमा नेगी जी यदि इस कार्यक्रम में उपस्थित हों, और साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि ये सब हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम के साथी हैं जो कि किसी न किसी बच्चे को किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। श्रीमती अनुभा गुप्ता जी, श्रीमती आशा डोभाल जी, आशा डोभाल जी से सादर अनुरोध है कृपया मंच पर आएं। अशोक उनियाल जी, भारत सिंह जी, भाविका काला जी, क्योंकि काफी नाम है इसलिए मैं क्रमशः ले रही हूँ। गौतम रावत जी, हितेश कुनियाल, इंदिरा राय अरोड़ा जी, इंद्रेश कुमार गोयल, श्री ईशांक बिष्ट, श्री जगमोहन सिंह रावत जी, श्री कैलाश कुमार जी, श्री कमलानंद मैठाणी जी, कविता जोशी जी, कविता सिंह जी, श्रीमती लक्ष्मी रावत जी, लेफ्टिनेंट कर्नल संजय जोशी जी, mangal.com, श्रीमती मनीषा मंगाई जी, मनोज रावत जी, माया सडाना, मुदिता उनियाल, श्री नरवीर सिंह बिष्ट जी, श्री नरेश सिदौला जी, श्री नरवीर सिंह बिष्ट जी, अच्छा वो है नहीं उपस्थित, नीलिमा नेगी जी, नीना रावत जी कृपया मंच पर आए, नुपुर डोभाल जी, पवन रावत, श्री प्रदीप पंत, श्रीमती प्रमिला रावत, श्री प्रथमेश काला, प्रतिभा बेंजवाल, प्रतिभा बिष्ट, पुष्पा खंडूड़ी जी, रजनी रावत जी, रेखा शर्मा जी, रोहित मालकोटी जी अभी मंच पर थे, रुचि मित्तल, श्री एस.डी. पांडे, श्री समदर्शी बड़थवाल जी, श्री संजय जोशी जी, सत्यभामा नेगी जी, शशांक वाड़ी जी, शिवाली छाबड़ा जी, सुधांशु चौधरी जी, श्री स्नेहलता नौटियाल जी, सुमन लता जी, सुनीता साहा जी, श्रीमती तारा गौड़ जी, उपासना पांडे, श्रीमती बीना बिष्ट, श्री विकास बहुगुणा, श्री विमल कांडपाल, श्रीमती विमला रावत,
विंग्स ऑफ ऑनर और योगिता थपलियाल जी, जितने भी इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के हमारे साथी हैं। हाँ जी, जयदीप सकरानी जी, नहीं जयदीप भाई आ जाएंगे। देखो उनके साथ हमारे शुरू हुई थी तो पहले 10 बच्चों की जिम्मेदारी जयदीप भाई ने थी, हालांकि उसके बाद हमने इन संपर्क नहीं है, तो मतलब जयदीप भाई ने। नहीं अभी बनेगा, अभी तो ये स्टेट लाइन है, अभी और कोई जगह तो तालियां तो बजाएं। मनीषा मंगाई जी बोला मैं। एक पहले ऐसे ले लेते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, बच्चों मैम जो भी है बच्चे हाँ पहले इनकी वही बात फिर उसको पूरा नहीं आने रहा ना, इसको एक बार जोर की तालियां धात के पुनरुत्थान के इन सभी साथियों के लिए। धात के साथियों की इस फोटो के बाद कृपया आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। धात के सभी सहयोगियों से अनुरोध है, कृपया मंच पर एक ग्रुप फोटो के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। धात के सभी सहयोगी एक ग्रुप फोटो के लिए, जितने भी लोग जगह इतनी नहीं है, बहुत सारे सहयोगी हमारे सभागार में हैं, कृपया सभी लोग एक ग्रुप फोटो के लिए मंच पर उपस्थित हों। सभी बच्चों से अनुरोध है और उनके पेरेंट्स से, सभी लोग कृपया मंच पर आएं, उनके साथ हम सभी लोग एक ग्रुप फोटो लेना चाहते हैं। सभी बच्चे कृपया शीघ्रता से मंच पर आएं। सभी बच्चे कृपया मंच पर आएं और उनके अभिभावक और सभी लोग जो भी किसी न किसी रूप में उन सबको सहयोग करते हैं, कृपया सभी मंच पर आएं। बच्चों लोग थोड़ा सा आगे बैठ जाना, ठीक है? बच्चे लोग आगे बैठ जाएंगे। तो लंबे में कोई दिक्कत नहीं, बैठ आप बैठ जाओ, है ना? फोटो सही आ जाएगी। बैठ जाओ आराम से। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय को इस फोटो में जरूर होना चाहिए, अनुरोध है नवानी जी से भी। सभी लोग बच्चों के साथ। हेलो मेरे भाई, इसमें क्या हो रहा है?
जो भी सभी से अनुरोध है, जो भी बच्चों के साथ इस फोटो में सम्मिलित होना चाहता है, पुनरुत्थान की पूरी टीम से अनुरोध है, कृपया। जो बाकी लोग हैं दूसरी फोटो में, वो सभी सम्मिलित हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और नवानी जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर रहें। और अब बारी है अध्यक्षीय संबोधन की, जिनके दिशा निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जोर की तालियों के साथ श्री लोकेश नवानी जी का संबोधन। धन्यवाद माधुरी बहन जी। और सबसे पहले आप सभी को इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद बहन जी। और सबसे पहले आप सभी को उत्तराखंड के उजास पर्व की, इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के आयोजन में उपस्थित सभी प्रबुद्ध, चेतनाशील और संवेदनशील लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए हैं। धात के बारे में, उसके कार्य के बारे में, उसके विचार के बारे में आप लोग बहुत वर्षों से बहुत बातें जानते हैं। लेकिन अगर हम धात के मूल बिंदु को ढूंढें तो धात दरअसल है क्या, अब इसको समझने का समय है। धात की शुरुआत इस समाज की खुशियां खोजने के लिए हुई थी। हम बहुत पहले भी धात की मीटिंग में कहते थे कि हम जो भी करते हैं खुशियों के लिए करते हैं, और एक जो समाज हमारा पीछे छूट गया था उसकी खुशहाली और समृद्धि के लिए काम करना चाहते हैं। वो खुशहाली और समृद्धि कैसे आएगी, एक बहुत बड़ा सवाल था। और उसका एक सरल सा सवाल था, किसी की उंगली पकड़ना। हमने धात में बहुत सारे प्रयोग किए। जो उत्तराखंड के सबसे प्रयोग धर्मी समाज हैं, संस्थाएं हैं, उनमें धात एक नाम है। मैं कहूंगा कि पहला नाम है। हमने 1992 में बस्तादान का कार्यक्रम चला दिया था, महिला चेतना के कार्यक्रम चला दिए थे, ऐसे बहुत सारे पेड़ लगाने के कार्यक्रम चला दिए थे। लेकिन एक संस्था को बड़े बनते बनते बहुत समय लगता है। उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, उसे बहुत लोग रूप देते हैं और संस्था कालांतर में एक रूप ग्रहण करती है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि धात ने अपनी एक जगह बनाई है, एक पहचान बनाई है और उसकी सोशल क्रेडिबिलिटी है। धात केवल सामाजिक कार्य नहीं करती, ये वैचारिक काम भी करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड के दौर में जब आंदोलन था, और आंदोलन से पहले भी हमने उत्तराखंड के विकास को लेकर, उसके स्वरूप को लेकर, उसके जो मूल प्रश्न है, जो उसकी मूल प्यास है, हमारी थ्रस्ट क्या है, उसको लेकर बहुत सारी बहसें की और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए थे।
हमने साहित्य पर भी काम किया। उत्तराखंड का भाषा आंदोलन धात की देन है। हमने हिमालय की समृद्धि की कल्पना की। आपको मालूम होना चाहिए कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की बहुत बात करते हैं, यहाँ पर भी हुई है। भाषा को बचाने की बात बहुत करते हैं, लेकिन इसका क्या कारण है कि अभी वो बहन जी बोल रही थी कौसानी वाली कि मैं दिल्ली में गई, मैंने अपनी भाषा में कहा, उन्होंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। क्या कारण है? तो अगर हम इसका मूल कारण समझें, उत्तराखंड का समाज आर्थिक रूप से कमजोर समाज रहा है। तो कमजोर समाजों की संस्कृति भी कमजोर हो जाती है, भाषा भी कमजोर हो जाती है, और हमारे बीच एक, हमारे मस्तिष्क में एक हीनता ग्रंथि घुस जाती है। हम समझते हैं क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हमें लगता है कोई हमारी भाषा का उपहास करेगा, हमारी संस्कृति का उपहास करेगा, हमारे जैसे पहले लोग लिखते थे क्या हैं आप, शर्मा जी हैं, तो हमारे लोगों का उपहास करेगा। धाद ने इस विचार को 2010 में दून विश्वविद्यालय में कहा कि हिमालयी समाज को समृद्ध बनाया जाना चाहिए। हमने समृद्धि की संस्कृति की बात की। समृद्धि की एक संस्कृति होती है, स्वावलंबन की एक संस्कृति होती है, और संगच्छध्वम संबद्धध्वम, हम साथ साथ चलें, साथ साथ बढ़ें और साथ साथ सोचें, तो हम इस समाज के उत्कर्ष की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम उस समाज के उत्कर्ष की कामना करते हैं। मैं आज महसूस कर रहा हूं कि एक छोटी सी जो हमारी यात्रा थी, आज से 40 साल पहले शुरू हुई थी, तो उसमें बहुत बड़े लोग नहीं थे, उसे अनजान लोगों ने शुरू किया था, जिनका कोई एक्सपोजर नहीं था, लेकिन वो ईमानदार लोग थे, और उन्होंने धात को आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है। ये भी आपने सुना होगा हमारे साथियों ने कि ये जनता के सहयोग से चलने वाला एकमात्र संगठन है, और बड़े जोर शोर से चल रहा है। मैं समझता हूं कि जो आप सब लोग आए हैं, मैं ये एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई मुझे पूछेगा कि आप मरने के बाद कहां जाएंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा। अब आप पूछेंगे कि आप कैसे स्वर्ग जाएंगे? दरअसल जैसे आप जानते हैं कि वैसे तो माइथोलॉजी में हम लोग सब उत्तराखंडी कहते हैं कि पहाड़ों में देवता रहते हैं, ये तो आपको मालूम है ना। अब जब देवता रहते हैं, तो जो आप लोग आज आए हुए हैं, ये दरअसल किसी उस भावना से नहीं आए हैं जो समाज को सहकार से आगे बढ़ाते हैं, समाज को सींचते हैं, वो सब देवता हैं। और मुझे आपके दर्शन हुए तो मैं पक्का स्वर्ग जाऊंगा। आप सभी देवताओं को प्रणाम। तो मैं दरअसल आपके मानवीय भाव को प्रणाम कर रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है आपके जिन जिन के दर्शन मैंने नजदीक से नहीं किए, उनके दर्शन ढंग से करूंगा, और इस बात की गारंटी है मैं स्वर्ग में जाऊंगा। दरअसल एक बेहतर समाज का निर्माण करना हम सबका ही दायित्व है, जबकि हम पीछे छूट गए समाज हैं। हमारे बीच में एकजुटता क्यों नहीं है? उसका एकमात्र कारण है कि आर्थिक रूप से कमजोर समाज रहे हैं। जो लोग हमारे समाज के समृद्ध और खुशहाल हो रहे हैं, उनमें कुछ बहुत बेहतर लोग निकल कर आ रहे हैं, जो अपने बच्चों का हाथ पकड़ रहे हैं, उन बच्चों का जिन पर कहीं आघात लगा है, जो कहीं आहत हुए हैं, जिनके पीछे छूट जाने का संदेह है, उनमें से अगर आपने एक बच्ची को भी, मानसी को भी सपोर्ट कर दिया, उसे एक सफल मनुष्य बना दिया, तो ये आपके कर्म की सार्थकता है, आपकी करुणा की सार्थकता है, आपकी दया की सार्थकता है, आपके मनुष्य होने की सार्थकता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा कुछ नहीं। आप ये जान रहे हैं कि आज भी हमारे समाज में बहुत समृद्धि फैल रही है, और बहुत लोग समाज से अर्जित कर रहे हैं, और अर्जित करने से अधिक लूट रहे हैं, लेकिन जो सोशल कंट्रीब्यूशन है उसका अभाव है। मैं देखता हूँ कुछ बड़े लोग बने हुए समाज में बन गए हैं, वो अपने ही समाज को हीन दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन आपने जो कुछ भी अर्जित किया है, जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो आपकी कैपेसिटी में आता है, उसका अंश मात्र भी अगर आप दे रहे हैं,
तो किसी को भिखारी को देने की बजाय किसी को अच्छा मनुष्य बनाने के लिए आप देते हैं, तो आप एक मनुष्य का निर्माण कर रहे हैं, एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, एक अच्छे राज्य का निर्माण कर रहे हैं, अंततोगत्वा एक अच्छे देश का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि वो जो बच्चा तैयार होगा वो एक एसेट होगा, एक अच्छा नागरिक होगा। तो यही तो संगच्छध्वम संपद्धध्वम, साथ साथ आगे बढ़ें, साथ साथ आगे चलें। और क्योंकि हमारा कमजोर समाज था, वो इसी तरह से खींचा जाएगा। उसके लिए आपको दृष्टि की जरूरत है, जो आपके भीतर प्रकृति ने करुणा भरी है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। अगर उसका एक सदुपयोग करते हैं तो कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे जैसे छुट्टियां होती हैं तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं गांव में, जानते हैं कि अपना जो समय होता है उसको विभिन्न चीजों में, नकारात्मक चीजों में व्यतीत करते हैं, अपने समाज को नष्ट करते हैं। लेकिन आप सब अपने छोटे छोटे अंशदान से, योगदान से, वैचारिक योगदान से, मानसिक योगदान से इस समाज का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत से आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे उन्होंने बताया था, आज वो इसके पुरोधा हैं, इसके सूत्रधार हैं। मैं जगमोहन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि वो एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में से बेहतर। जब धात शुरू हुई थी तभी इसकी सदस्य बन गई थी। माधुरी अपने जमाने में बहुत मॉडर्न लड़की थी, और मुझे इनकी टीचर ने बताया कि इनके बड़े चर्चे थे, बड़े ठसक से रहती थी। और मुझे खुशी होती है कि एक बच्ची, एक युवा लड़की कैसे गंभीर व्यक्ति में, मनुष्य में बदल गई और धात को दिशा दे रही। तो मैं माधुरी के लिए भी कहूंगा कि आप ताली जरूर बजाएं। और उन्हीं के कारण बहुत सारे लोग जुड़े। ये वीरेश है, बड़ा गंभीर एक लड़का है। वो इतना, उसके कुछ सामाजिक प्रश्न थे जिनके उत्तर उसे धात में मिले, वो धात से पूरे कमिटमेंट के साथ जुड़ गया। ये सरल काम नहीं। किसी को मोटिवेट करना, किसी को मोबिलाइज करना सरल नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, उन्हें मोबिलाइज करें, मोटिवेट करें, और उन्हीं में से जब 1000 दरवाजे खटखटाते हैं तब एक अच्छा आदमी निकलता है। क्या आप मानेंगे कि आपको यहाँ बुलाने के लिए 1000 दरवाजे खटखटाए होंगे, हम आप तक डायरेक्ट नहीं पहुंचे? पता नहीं कितने लोगों को कहने के बाद आपने हमारी आवाज सुनी और आप यहाँ पर आए। मैं समझता हूँ यही हमारे कर्म की सार्थकता है। सारी दुनिया को तो कृष्ण, बुद्ध और राम भी कन्विंस नहीं कर सके। हम तो आदमी, हमारी कौन सुनता है? लोग कहते हैं बेवकूफ आदमी बोल रहा है, लेकिन आपने सुनी। तो इसलिए मेरी दृष्टि में आप सभी देवभूमि के असली देवता हैं। वो देवता नहीं है जो घड़ियाला करके नाचते हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, उन बहनों का जो यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, उन योगदानकर्ताओं को जो शामिल हुए हैं, जो इस मशाल को लेकर चल रहे हैं। और यही सोशल चेंज है। हमारा समाज एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के काल में। हमारी सोच में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो धात का मूल प्रश्न है वो ये है, समृद्धि की संस्कृति पर बात करना, स्वावलंबन की संस्कृति पर बात करना, संगच्छध्वम संबद्धध्वम की संस्कृति पर बात करना, आत्मनिर्भरता की संस्कृति पर बात करना, खुशहाली की संस्कृति पर बात करना, और हैप्पीनेस इंडेक्स पर बात करना। हम अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो आप एक हैप्पी समाज का निर्माण करेंगे, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इंटरनेशनल लेवल का। हमें उस पर भी चर्चा करनी है कि ताकि हम जो वैचारिक स्तर पर दुनिया के मेन एजेंडा है, उस एजेंडे की समझ भी रखें। क्योंकि हमारी केवल भावनात्मक समझ नहीं चाहिए कि इसने अच्छा किया, ये गा दिया, यही सबसे बड़ा कलाकार है, यही सबसे बड़ा, वो गाना वाना कुछ नहीं है। समाज को समृद्ध और खुशहाल और प्रसन्नता से युक्त करना ही सबसे बड़ा एजेंडा हमारा होना चाहिए। यही धात का एजेंडा है। मैं पुनः आप सभी का, जो हमारे योगदान करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं महत्वपूर्ण, सबके नाम लगभग आ गए हैं। मैं नाम द्वारा गिनाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, समय भी हो रहा है। तो पुनः मैं धात की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस यात्रा के सहयात्री आप बने रहेंगे। और इस बात को, इस मिशन को, धात कोई शौक नहीं है, एक मिशन है। इस मिशन को इतनी दूर ले जाएंगे कि इसकी जो धमक है वो सरकार को सुनाई देगी, इसकी जो दमक है वो जनता के बीच फैलेगी, इसकी जो चमक है ये दुनिया में फैलेगी।
और इसकी जो भवक है, जो गर्मी है, उससे बहुत लोग पिघलेंगे। जिस तरह आप आज यहाँ पर सारे पिघले हुए लोग इकट्ठे हुए हैं, द्रवित हुए हैं, आप इन घटनाओं से, समाज की घटनाओं के प्रति संवेदनशील से द्रवित हुए हैं, तो मेरी दृष्टि में आप सब पिघले हुए लोग हैं। तो पिघले हुए लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद नवानी जी, इस जोश से भरे हुए संबोधन के लिए, जिससे हम जैसे कितने ही लोग जितनी बार भी सुनते हैं और अधिक प्रेरित होते हैं और आपकी भाषा में और बेहतर इंसान बनते हैं। धन्यवाद। साथियों, उजास फैलाने की जो ये हमारी यात्रा थी, ये आप सब लोगों के सहयोग से इसी तरह अनवरत चलती रहे। इसी आशा के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आप सभी का हार्दिक आभार, उन बच्चों का, उनके अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी दूर दूर से हमारे साथ हमें मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सभी का आभार। बाहर भैलों के लिए आपकी प्रतीक्षा हो रही है, जिसके उपरांत भोजन आप भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।